वेलकम बैक दोस्तों। 2048 में व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियंस ने अर्थ पर अटैक किया और पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया। 2051 तक सिर्फ 5 लाख लोग ही बच पाए हैं। इन बचे लोगों ने टाइम मशीन जैसा कुछ बनाया और पास्ट से फ्यूचर में सोल्जर्स को लाने लगे ताकि वो व्हाइट स्पाइक्स का सामना और अच्छे तरीके से कर सकें। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये सब लोग मिलकर इन एलियंस अर्थ को बचा पाएंगे या दुनिया के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। ये पता करने के लिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। 2051 में डैन फॉरेस्टर अचानक कुछ लोगों के साथ एक बिल्डिंग पर बने स्विमिंग पूल पर जंप करता है और जब वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है तो उसे एक ऐसा नजारा दिखता है जिसमें हर जगह सिर्फ तबाही और सिर्फ तबाही है। दोस्तों अब चलते हैं 28 साल पहले दिसंबर 2022 में। डैन अपने घर जा रहा है। उसके घर पर क्रिसमस की एक छोटी सी पार्टी है, लेकिन अभी उसका ध्यान पार्टी में नहीं बल्कि नई जॉब को लेकर है। डैन अभी एक स्कूल में एज ए साइंस टीचर है, लेकिन उसे आर्मी में रिसर्च लेबोरेटरी में जॉब करनी है। उसने जो फॉर्म सबमिट करे थे उस बेसिस पर उसे जॉब नहीं मिलती, जिस कारण उसे बहुत गुस्सा आता है। उसकी वाइफ एमी और उसकी बेटी म्यूरी उसे कहती है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा, उसे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ इमोशनल टॉक्स के बाद वो तीनों फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने लग जाते हैं। दोस्तों अचानक फुटबॉल ग्राउंड में एक पोर्टल खुलता है जिसमें से कई सारे हथियारबंद सोल्जर्स बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक है लेफ्टिनेंट हर्ट। वो सब लोगों को कहती है कि हम लोग फ्यूचर से यानी कि 2051 से आए हैं और फ्यूचर में हमारी जंग एलियन से हो रही है जिनका नाम है व्हाइट स्पाइक्स, और उन एलियंस ने तकरीबन पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया है। करीब 5 लाख लोग ही जिंदा बच पाए हैं और अब उन्हें इन फ्यूचर से आए लोगों को आज के लोगों की मदद चाहिए ताकि वो अपना प्रेजेंट को और इन लोगों के फ्यूचर को बचा सके। जब ये खबर पूरी दुनिया में फैली तो हर कंट्री जितने हो सके उतने सोल्जर्स फ्यूचर में भेजने लग जाती है। दोस्तों इस प्रोसेस को जंप लिंक कहा जाने लगता है, लेकिन इन सब से कोई फायदा नहीं हो रहा था। व्हाइट स्पाइक्स इंसानों को तेजी से मार रहे थे। दोस्तों टाइम ऐसा आ गया कि जो लोग जंपलिंग के थ्रू फ्यूचर में वॉर लड़ने जाते उनमें से 33% लोग ही जिंदा बचकर वापस आ पाते, और जो बचकर आ भी जाते तो अधिकतर लोग अपने हाथ पैर जंग में गंवाते थे। दोस्तों एक दिन जब डैन स्कूल में पढ़ा रहा होता है तो उसके फोन पर एक अलर्ट मैसेज आता है। अब उसकी बारी आ चुकी है जंग में जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आम नागरिकों को भी वॉर में भेजा जाने लगा है। डैन लोकल पुलिस अथॉरिटी में जाता है। उसका कुछ पेपर वर्क होता है। इस दौरान डैन को पता चलता है कि वो 13 अक्टूबर 2030 में मरने वाला है। असल में दोस्तों ये इन लोगों का क्राइटेरिया है फ्यूचर में आम नागरिकों को जंग में भेजने के लिए। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा उम्र के और जिनकी डेथ 2048 से पहले हो गई हो उनको जंग में भेजा जाए, और डैन उनका इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इसलिए उसे जंप लिंक का डिवाइस पहनाया जाता है जो उसे 7 दिनों के लिए फ्यूचर में भेजेगा, और इसी डिवाइस से उसकी लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकेगा। डैन अपनी वाइफ को वॉर में जाने की खबर बताता है और उसकी वाइफ नहीं चाहती कि डैन उसे और उसकी बेटी म्यूरी को छोड़कर जाए, लेकिन ये सैक्रिफाइस दुनिया के सभी लोग दे रहे हैं तो डैन को भी ये करना पड़ेगा। वो अपनी बेटी म्यूरी को गुड बाय करता है और अगले दिन निकल पड़ता है उस जगह जहाँ से वो फ्यूचर में जाने वाला है। डैन को और बाकी सभी लोगों को जो जंग में लड़ने वाले हैं उन्हें क्विक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उन्हें व्हाइट स्पाइक्स की कमजोरी भी बताई जाती है जो है उसका गला और पेट। वहाँ पर चार्ली जो एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट है और डोरियन जो अब से 2 बार फ्यूचर में जाकर जंग लड़कर वापस आ चुका है, इनसे डैन की मुलाकात होती है। कुछ देर के बाद एक बड़े से हॉल में सब लोग इकट्ठा होते हैं। जंप लिंक को स्टार्ट किया जाता है जिससे एक एक कर लोग एक बड़े से पोर्टल के थ्रू फ्यूचर में यानी कि 2051 में जाना शुरू करते हैं। तभी कंट्रोल रूम में पता चलता है कि कुछ एरर हो गया है जिससे उनकी लैंडिंग के कोऑर्डिनेट्स बदल चुके हैं। दोस्तों जब डैन पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचता है तो वो काफी ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है, और लकीली वो एक ऊंची बिल्डिंग के स्विमिंग पूल पर गिरता है जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन कई लोगों की किस्मत डैन की तरह अच्छी नहीं होती। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण कई लोग मर जाते हैं। डैन पूल से बाहर निकलता है और अब जो भी लोग उसके आसपास हैं वही लोग जिंदा बच पाए हैं, जिसमें से चार्ली और डोरियन भी हैं। डैन और बाकी लोग देखते हैं कि किस तरह एलियन ने शहर के शहर बर्बाद कर दिए हैं। फ्यूचर के जनरल
डैन से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि किसी टेक्निकल एरर के कारण उन लोगों की लैंडिंग के लोकेशन बदल चुकी है, लेकिन अभी उन्हें पास के ही एक लैब से रिसर्च टीम को बचाकर लाना है और ये काम उन्हें जल्द ही करना होगा क्योंकि यहाँ एलियंस की आबादी बहुत ज्यादा है, जिस कारण आर्मी के फाइटर जेट्स कुछ ही देर में इस शहर को उड़ा देंगे। डैन अपने सभी साथियों के साथ लैब की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां से उन्हें रिसर्च टीम को बचाना है। दोस्तों, बिल्डिंग की हालत देखे किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ कोई बच पाया होगा और होता भी यही है। उन व्हाइट स्पाइक्स ने पूरी रिसर्च टीम को मार डाला है। तभी डोरियन को एक मरा हुआ व्हाइट स्पाइक्स मिलता है। वो उसका पंजा काटकर अपने पास रख लेता है निशानी के तौर पर। जनरल के कहने पर लैब में जो भी हार्ड ड्राइव या केमिकल फॉर्मूला है वो लोग सब उठा लेते हैं। जनरल देखती है कि व्हाइट स्पाइक्स बिल्डिंग की तरफ काफी तेजी से आ रहे हैं। वो उन लोगों को सतर्क करती है और सभी लोग पीछे वाले रास्ते से नीचे जाने लगते हैं। यहाँ फाइटर जेट्स भी निकल चुके हैं उस जगह पर बॉम्ब फायरिंग करने के लिए। डैन और बाकी सब सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इस बंदे को ऊपर एक व्हाइट स्पाइक्स नजर आता है जो अपनी पूंछ से एक शार्प तीर जैसा कुछ फेंकता है, जिससे एक आदमी तो ऑन द स्पॉट मर जाता है। भाई वो सब अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और अपनी जान बचाते हुए बिल्डिंग से बाहर जाने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से डैन और डोरियन एक व्हाइट स्पाइक को मार पाते हैं। डैन और जो लोग बिल्डिंग में बच गए हैं वो सब वहां से जनरल की बताई लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं और कई सारे व्हाइट स्पाइक्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए वो डेंजर जोन से बच पाते हैं और उस टाइम फाइटर जेट्स आकर शहर पर बमबारी कर देता है और इस बॉम्बिंग के इम्पैक्ट से वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब डैन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक आर्मी बेस पर पाता है जहाँ पर चार्ली और डोरियन भी सेफ हैं। डैन की मुलाकात जनरल से होती है जो उन्हें अब तक कमांड कर रही थी। कुछ देर बात करने के बाद डैन को पता चलता है कि उस जनरल का पूरा नाम जनरल म्यूरी फॉरेस्टर है। जी हाँ दोस्तों, ये जनरल डैन की बेटी है जिसे वो पास्टमर छोड़कर आया था। दोस्तों, डैन को ऐसे अपनी बेटी को अपनी ही एज का देखना बहुत अजीब सा लगता है। म्यूरी डैन को कहती है कि हमारा अंत नजदीक है और शायद कुछ दिनों में हम सब मर जाएं। मैंने आपको बहुत ही जरूरी काम के लिए यहाँ बुलाया है। वो डैन को व्हाइट स्पाइक से जुड़ी कुछ बातें बताती है, जैसे कि हम इंसानों की तरह ये भी नर और मादा की तरह हैं, बस मादा कम तादाद में है और नर इनकी हर हालत में रक्षा करते हैं, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चले जाए, क्योंकि अगर मादा मर गई तो इनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उसने इस व्हाइट स्पाइक्स को मारने के लिए पॉइजन बनाया था जो मेल व्हाइट स्पाइक पर तो असर कर रहा है लेकिन फीमेल पर नहीं, इसलिए उन्हें एक फीमेल स्पाइक को पकड़ना होगा। तभी उसके डीएनए सैंपल को लेकर एक ऐसा जहर बनाया जा सकेगा जो हर तरह के व्हाइट स्पाइक को मार दे। म्यूरी अपनी टीम और डैन के साथ जाती है अपने अगले मिशन पर, जिसमें उन्हें फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़कर लाना है जो जमीन के अंदर घोंसला बनाकर रहती है। वो सब हेलीकॉप्टर के थ्रू उस जगह जाते हैं जहाँ फीमेल व्हाइट स्पाइक मौजूद है। वहाँ पहले से आर्मी वालों ने उसे पकड़ने की तैयारी कर रखी है। कुछ सोल्जर्स फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं। म्यूरी डैन को हेलीकॉप्टर में रुकने को बोलती है और खुद फीमेल व्हाइट स्पाइक के घोंसले में जाती है जहाँ सोल्जर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को पकड़ना काफी मुश्किल है, इवन म्यूरी की जान खुद खतरे में आ जाती है। कुछ देर बाद डैन देखता है कि काफी तादाद में व्हाइट स्पाइक्स घोंसले की तरफ आ रहे हैं। उनको देखकर डैन जल्दी से घोंसले में जाता है। म्यूरी को फीमेल स्पाइक से बचाकर काफी मशक्कत करने के बाद वो दोनों उसको पिंजरे में डालने में कामयाब हो जाते हैं। फीमेल स्पाइक्स को पिंजरे में डालते ही हेलीकॉप्टर उस पिंजरे को वहां से ले जाता है। डैन और म्यूरी भी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और पहुंच जाते हैं समुद्र किनारे जहां कुछ देर में हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आएगा। म्यूरी डैन पर गुस्सा होती है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो नीचे घोंसले में आया। असल में दोस्तों, जब से इन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई है म्यूरी डैन से सही से बात नहीं कर रही है, जबकि उसके मर चुके डैड उसके पास है। डैन म्यूरी से अपने इस तरह के बिहेवियर का कारण पूछता है। म्यूरी अपने डैड को बताती है कि मैं हमेशा से आपके जैसा बनना चाहती थी, लेकिन जब मैं 14 साल की थी आप हमें छोड़कर चले गए क्योंकि आप कभी अपनी लाइफ से खुश ही नहीं हो पाए। और जब मेरा 16वां बर्थडे था उस टाइम हॉस्पिटल से फोन आया कि आपका कार एक्सीडेंट हो चुका है और आप मर चुके हो। उस वक्त म्यूरी को अपने डैड की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो उसके पास नहीं थे और तब से म्यूरी अपने डैड से नफरत करने लग रही थी। दोस्तों, डैन को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसने ऐसा किया होगा। तभी हेलीकॉप्टर आता है और उन दोनों को वहां से ले जाता है। दोस्तों, फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को लेकर वो पहुंचते हैं डीप स्वेल 9 में। समुद्र के बीच अब सिर्फ यही ऐसी एक इकलौती जगह बची है जहां इंसान बचे हैं और जंप लिंक की टेक्नोलॉजी भी यहीं से ऑपरेट हो रही है। डैन लैब में जाता है जहां म्यूरी फीमेल व्हाइट स्पाइक्स
स्पाइक्स के सैंपल लेकर एक ऐसा पॉइजन बनाने की कोशिश कर रही है जो उसे तुरंत मार दे। काफी देर के केमिकल मिक्सअप के बाद एक पॉइजन रेडी होता है जिसका 37% बॉन्ड ही मैच हो पाता है। दोस्तों ज्यादा थ्योरेटिकल बातें ना करते हुए सीधी भाषा में समझे तो ये बॉन्ड 100% मैच होना चाहिए, तभी वो एक ऐसा पॉइजन माना जाएगा जो मैदा को पहली बार में मार दे। पूरी रात म्यूरी लैब में डीएनए टेस्टिंग करती है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। अगली सुबह डैन लैब में आता है, वो म्यूरी की मदद करना चाहता है। म्यूरी उसे कहती है कि आपको इससे भी बड़ी मदद करनी है मेरी। अगर ये पॉइजन बनकर रेडी हो जाए तो आप इसे पास्ट में ले जाना और वहाँ इसको हाई क्वांटिटी में बनवाना, जिससे इस जंग को शुरू होने से पहले ही आप उन एलियंस को मार सको, क्योंकि यहाँ भी इतने सोर्सेस नहीं है कि इस जहर को ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जा सके। डैन बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता कि अपने पास्ट को बचाने के चक्कर में अपनी फ्यूचर की बेटी यानी जनरल म्यूरी को मरने के लिए यहाँ छोड़ दे। फिलहाल तो सबसे पहले पॉइजन की टेस्टिंग फिर से शुरू करते हैं और दोस्तों इतने घंटों की मेहनत का फल आखिर मिल ही जाता है। R7 नाम के ट्यूब में रखे पॉइजन का 100% बॉन्ड मैच हो जाता है। म्यूरी R7 ट्यूब को अपने पास रखती है, तभी फीमेल स्पाइक्स काफी जोर से चिल्लाती है और लैब में अलार्म बजने शुरू होते हैं। दोस्तों म्यूरी को पता चलता है कि हजारों की तादाद में मेल व्हाइट स्पाइक्स ने D-12-9 पर अटैक कर दिया है। वो डैन के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ निकलती है। मेल स्पाइक्स सबसे पहले फीमेल स्पाइक्स के पास जाकर उसे आजाद करते हैं। म्यूरी और डैन के लिए हेलीकॉप्टर तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है और जैसे तैसे करके वो इन व्हाइट स्पाइक्स से बचते हुए वहां पहुंचने वाले होते हैं। तभी एक व्हाइट स्पाइक उस शार्प पैरों से म्यूरी पर अटैक करता है और पायलट भी मजबूरी में वहां से हेलीकॉप्टर निकाल लेता है। डैन म्यूरी को दूसरे हेलीपैड की तरफ ले जाता है जब तक एक बड़ा शिप डीप स्वेल से टकरा जाता है, जिससे वो लास्ट हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट हो जाता है जो उन दोनों को यहाँ से निकालने वाला था। म्यूरी अब शांति से साइड में बैठ जाती है। वो बस इंतजार कर रही है अपने डैड के जंप लिंक के टाइम का खत्म होने का, जो 2 मिनट में हो जाएगा। मतलब लास्ट 180 सेकंड में डैन अपने आप पास्ट में पहुंच जाएगा। म्यूरी अपने लास्ट टाइम में डैन से मन भर के बातें करती है और उससे वो जहर दे देती है जो पास्ट में इंसानियत को बचाएगा। तभी फीमेल स्पाइक्स वहां आ जाती है जो म्यूरी के साथ साथ डैन को भी मारना चाहती है, लेकिन जिस जगह वो है वो एरिया कोलाइड हो जाता है और फीमेल स्पाइक्स और बाद में म्यूरी नीचे गिरने लगते हैं। डैन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब रहता है। फीमेल व्हाइट स्पाइक्स, म्यूरी और डैन तीनों एक साथ नीचे समुद्र की तरफ गिरते हैं और दोस्तों म्यूरी तो मर जाती है। डैन का जंपलिंग टाइम खत्म होता है जिससे वो ऑटोमेटिकली पास्ट में यानी कि 2022 में आ जाता है। उस टाइम डैन अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता है कि वो अपनी बेटी को अपने सामने मरते हुए देखता रहा लेकिन कुछ ना कर सका। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है वो देखता है कि उसके हाथ में R7 ट्यूब और बगल में चार्ली लेटा हुआ है। जंप लिंक भी बर्बाद हो चुका है। अब उनका फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं रह गया है। अगले दिन डैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। उसकी वाइफ उसे लेने आती है जो उसे देखकर काफी खुश है। डैन अपने घर पहुंचता है और अपनी बेटी म्यूरी को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। रात में डैन अपनी वाइफ को फ्यूचर की म्यूरी के बारे में बताता है। इसके अलावा अब उसके पास हथियार तो है लेकिन जिस पर उसको इस्तेमाल करना है वो उसे ढूंढना है। डैन को सिर्फ इतना पता है कि पहला अटैक नॉर्थ रशिया में हुआ था। सबसे पहले वो डोरियन के पास जाता है और उसे बताता है कि अभी हमारे पास एक आखिरी उम्मीद और है इंसानियत को बचाने के लिए। उसके बाद वो दोनों चार्ली के पास जाते हैं जो उस पंजे की जांच करता है जिसे डोरियन ने निशानी के तौर पर अपने पास रखा था। उस पंजे से उन्हें पता चलता है कि उस पर ज्वालामुखी की राख लगी हुई है, वो भी चाइना के ज्वालामुखी की। अब वो तीनों मार्टिन नाम के स्टूडेंट के पास जाते हैं जो ज्वालामुखी की इंसाइक्लोपीडिया है। डैन उसे पूछता है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई जीव जो नॉर्थ रशिया में हो और उसकी बॉडी पर चाइना के ज्वालामुखी की राख आ जाए। मार्टिन उसे बताता है कि पॉसिबल हो सकता है क्योंकि 1946 में यानी कि आज से करीबन 1100 साल पहले एक ज्वालामुखी फटा था जिसकी राख काफी दूर तक फैली थी, करीबन आधी दुनिया पर। और थोड़ा रिसर्च करने के बाद उन्हें नॉर्थ रशिया में एक ऐसा ग्लेशियर मिल जाता है जहाँ साइंटिस्ट को वो राख बर्फ के नीचे दबी हुई मिली है। सो दोस्तों पूरे चांस है कि व्हाइट स्पाइक्स या उनका स्पेसशिप अभी वहाँ मौजूद हो सकता है। सबसे पहले डैन चीफ ऑफ डिफेंस से बात करता है कि वो उन्हें रशिया भेज दे ताकि आने वाले खतरे को वो पहले ही खत्म कर सके, लेकिन चीफ ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता है, वो है डैन के डैड जेम्स फॉरेस्टर, जिससे डैन की ज्यादा बनती ही नहीं है लेकिन अभी दुनिया को बचाने का सवाल है। वो एक पायलट हैं, उनके पास एक प्लेन है और सबसे बड़ी बात वो गैर कानूनी तरीके से रशिया में जा सकते हैं।
प्लेन रेडी किया जाता है। डैन, चार्ली, डोरियन, जेम्स, लेफ्टिनेंट हर्ट अपने कुछ सोल्जर्स के साथ रेडी है और उन्हें हाई क्वांटिटी में वो पॉइजन भी बना लिया है। वो सब पहुंचते हैं रशिया के उस ग्लेशियर पर जहां कुछ फीट नीचे वो राख दफन है। काफी देर की सर्चिंग के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां हाई मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे जाने का रास्ता भी। वो सब नीचे जाते हैं और दोस्तों उन्हें व्हाइट स्पाइक्स का बहुत बड़ा स्पेसशिप नजर आता है जो बर्फ में चारों तरफ से दफन है। डैन उस स्पेसशिप के छोटे से पोर्शन को काट कर अंदर जाने का रास्ता बनाता है। वो अपने डैड और चार्ली को बाहर छोड़ता है ताकि गलती से कोई भी व्हाइट स्पाइक बाहर आ गया तो वो उसे मार दें। बाकी सब अंदर जाते हैं जहां उन सबको वो व्हाइट स्पाइक एक स्लीपिंग चैम्बर में नजर आते हैं। डैन और बाकी सब बिना टाइम वेस्ट करे वो पॉइजन कुछ व्हाइट स्पाइक्स के इंजेक्ट करते हैं। व्हाइट स्पाइक्स काफी जोर से चिल्लाकर मर जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कुछ व्हाइट स्पाइक्स के चिल्लाने से बाकी सब जग जाते हैं, इंक्लूडिंग फीमेल व्हाइट स्पाइक। वो सब एलियन तुरंत वहां से भागते हैं। जब दोस्तों फ्यूचर में पूरी दुनिया इन्हें नहीं हरा पाई तो अब 5-6 लोग इन्हें कैसे मार पाएंगे, ये बात डोरियन अच्छे से समझता है। इसलिए वो डैन को स्पेसशिप से बाहर भेज देता है और पूरी शिप में RDX लगा देता है। इस दौरान उसे व्हाइट स्पाइक्स की पूरी बस्ती नजर आती है। यहाँ बाहर जेम्स और चार्ली फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को छोड़कर बाहर आए सभी व्हाइट स्पाइक को मार देते हैं। डैन, जेम्स और चार्ली के साथ मादा को पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ पूरी व्हाइट स्पाइक्स की बस्ती हाइपर स्लीप से जग जाती है। तभी डोरियन ट्रिगर दबाता है और पूरा का पूरा स्पेसशिप सभी व्हाइट स्पाइक के साथ ब्लास्ट हो जाता है। अब सिर्फ डैन, जेम्स और चार्ली और वो फीमेल व्हाइट स्पाइक्स ही बची है। जल्दी वो लोग फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को ढूंढ लेते हैं और उसे एक ट्रैप में फंसाकर उस पर अटैक करते हैं। काफी देर की गंदी वाली फाइट के बाद डैन उसके मुंह में वो पॉइजन डाल देता है जिससे आखिरी फीमेल व्हाइट स्पाइक्स भी मर जाती है। सो दोस्तों इस तरह उन एलियंस का अंत होता है जो फ्यूचर में आकर इंसानियत को खत्म करने वाले थे। वैसे दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज होगा शायद अगले साल। मुझे लग रहा है कि एलियंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। सो दोस्तों फिलहाल तो ये मूवी की स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी एक और सिमिलर स्टोरी देखनी है तो आप द ग्रेट वॉल का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।